आपका सिक्के का दूसरा पहलू इस प्रोग्राम में और मैं हूं नीलेश फरकाड़े। दोस्तों, एक नए मुद्दे को लेकर, नए विषय को लेकर फिर एक बार हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, हम कहते हैं कि रास्ते जब बनते हैं तो देश का विकास होता है। निश्चित तौर पर एक दूसरे से लोग कनेक्टेड होते हैं, कम समय में उस जगह पर पहुंचा जा सकता है और निश्चित तौर पर ये सारी चीजें तब होती है जब वो रास्ते खूबसूरती का और अच्छाई का सबब बनकर आए। मगर कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिन रास्तों पर बोला तो गया था कि हमें यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत कम समय में उस जगह पर हम पहुँच पाएंगे, मगर पहुँचते पहुँचते हम कहीं और ही पहुँच जाते हैं। कई लोग वहाँ पर अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ समृद्धि महामार्ग की। बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि जब ये महामार्ग खुला तो इस महामार्ग के बारे में कई लोगों को कई बातें जानने को मिली। खूबसूरत रास्ता, बिना किसी हेजिटेशन के आप उस पर गाड़ी चला सकते हैं, स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है और इसके अलावा नागपुर से मुंबई तक का सफर बहुत ही कम समय में हम क्रॉस कर सकते हैं। ये सारी चीजें होगी तो अच्छी बात है, मगर जैसे ये महामार्ग शुरू हुआ उस जगह पर कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। पता ही नहीं चलता कि कब एक्सीडेंट हो जाता है। जाहिर तौर पर फिर बातें निकलने लगी, उसमें फिर टायर आए, टायर को खराब होना आया, रास्ते की गर्मी आई। इसके अलावा एक सम्मोहन में जाने का एक ट्रेंड वहां पर शुरू हुआ क्योंकि वो कंटिन्यूसली एक ही स्पीड में लोग वहां पर गाड़ी चलाते हैं। अब ये सारी चीजें जब आई तो इसमें सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण और भयानक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, वो हुआ बुल्ढाना के पास। और वो एक्सीडेंट वो था जिसमें 26 लोगों ने 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सोचते ही इंसान के दिल पर एक सिहर उठती है और ऐसा लगता है कि क्या इस तरह से उन लोगों की जान जानी चाहिए? गलती उसमें किसकी? ये भी बात सोचने वाली है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है नागपुर ट्रेलर्स ओनर्स यूनियन के उपाध्यक्ष नागोराव जीवाल, जो कि कई सालों से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और साथ ही इन रास्तों का उन्हें अनुभव भी बहुत है। हम उन्हें एक विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ पर आमंत्रित करेंगे और इस मुद्दे को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस रास्ते पर ऐसा होता क्या है। ये उनकी व्यक्तिगत राय है निश्चित रूप से, और दोस्तों आप इस पर विश्वास करें ना करें, आप इससे सहमत हो ना हो, मगर इस बात, इनकी बातों पर और हमारी आज के प्रोग्राम की इस पूरी कड़ियों को सोचने पर जरूर आपको मजबूर कर देंगे, क्योंकि ये विषय वो है जो आम आदमी के जिंदगी से जुड़ गया है। क्योंकि जाना सबको है, मगर उस रास्ते से जाते जाते मुंबई पहुंचना था, कहीं और पहुंच गए। यही एक विषय। रामाराव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। पहला सवाल आपके लिए, जो एक्सीडेंट हुआ इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी नजर में क्या है? देखो, महत्वपूर्ण चीज ये है, पहली बात तो मैं जो लोगों का एक्शन हुआ है उसमें 26 लोग जो खत्म हुए उनको, उनके परिवार को बहुत बड़ी शक्ति मिले आगे बढ़ने के लिए। जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो जल्द से जल्द अच्छे हो, इसके बारे में वो बताना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि वो एक्सीडेंट हुआ कैसे। एक्सीडेंट हुआ कैसे, रोड तो बहुत अच्छे बनाए हुए गडकरी साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे भारत देश के रोड अच्छे बन रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें मैं जो बताना चाहूँगा उसके तरफ ख्याल देने की ज़रूरत है। और वो समृद्धि रोड पे इसको यूज कर सकते हैं। सरासर समृद्धि रोड ये अपने भारत देश का बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो ट्रैवल्स जो चलती है, जो कोई गाड़ी भी चलती है, सरासर ट्रैवल्स के बारे में जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक ढाबे पे जो गाड़ी रुकता है तो उसमें ड्राइवर लोग अलग रूम में जाके खाना खाते हैं, उसके तरफ देखना तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ अल्कोहल की मात्रा ड्राइवर लेके चलते हैं। ये ढाबे वाले सरासर ड्राइवर को अलग में देते हैं। उस वजह से ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उनकी गाड़ी एक बहक जाती है, और जब दारू उतरती है, उतरने के बाद में ऑटोमेटिक ड्राइवर की आँख बंद हो जाती है। इसके तरफ ख्याल देने की जरूरत है। और जो मैं बताना चाहूँगा, जो समृद्धि मार्ग पे किसी भी गाड़ी को जब चढ़ना होता है तो वहाँ पे हर जगह पे टोल लगा हुआ है, तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा होना चाहिए, एक मशीन लेके, भाई ड्राइवर ने कुछ लिया है क्या, नहीं लिया है क्या। जब वो सही है तभी वो गाड़ी उस रोड पे जाना चाहिए। सभी रोड पे तो सही नहीं है, लेकिन समृद्धि के लिए ये बात सही है। अल्कोहल डिटेक्टर होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जाहिर सी बात है, मैं इस रास्ते पर हम आज, हमारा कोई ये इंटरव्यू सेशन नहीं है, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर कि क्या समृद्धि महामार्ग की स्थिति इस तरह से बननी चाहिए थी जिस तरीके से आज की डेट में बनी है। साथ ही साथ समृद्धि महामार्ग की स्थिति आज में जो बनी है, वो लोग डर रहे हैं उस रोड से जाने के लिए, जबकि वो नागपुर से मुंबई पहुंचने का बाय रोड सबसे आसान और सबसे
जलद तरीका है जहाँ पर हम आसानी से जल्दी पहुँच सकते हैं। मगर स्थितियाँ क्यों बनी है? क्या लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए किस लेन में चलना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, इसकी जानकारी नहीं है। या फिर ये जो चीज़ें सब, जैसे सर ने एक बात बताई, जाहिर सी तौर पर आपने भी जब कभी ट्रैवल से अगर सफ़र किया होगा तो आपको भी एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि किसी एक पर्टिकुलर ढाबे पर सारी गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं और ये गाड़ियाँ उस जगह पर खाना खाने के लिए रोक दी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि हर सारी की सारी एक ही कंपनी की सारी गाड़ियाँ उसी जगह पर रोक दी जाती है? ये मैंने भी देखा है कि कई बार वहाँ पर ड्राइवर्स के लिए अलग व्यवस्था होती है खाना खाने के लिए, जहाँ पर उनको पैसे तो लगते नहीं है, मगर हाँ उनको उनकी सहूलियत की और आसानी से उपलब्ध होने वाली हर वो चीज़, फिर चाहे वो नशीली चीज़ें, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये चीज़ें करने के बाद इतने लोगों की जान जोखिम में डालकर वो ड्राइवर गाड़ी चलाता है और फिर कभी किसी एक जगह पर अगर वो प्रॉब्लम हो जाए, इतना बड़ा हादसा जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले समृद्धि महामार्ग पर हुआ है, वो सामने आता है। महत्वपूर्ण चीज़ दूसरी है, अगर समृद्धि हाईवे पर अगर हम वो डिटेक्टर अगर लगा दे जिससे वो पता चले कि अल्कोहल की मात्रा इस व्यक्ति के शरीर में कितनी है, तो निश्चित तौर पर आधे एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। देखिए, जब कभी एक्सीडेंट होता है तो हम कहते हैं कि मशीन, जो इक्विपमेंट है, जो गाड़ी है, उस गाड़ी से गाड़ी की मशीन की गलती होगी, मगर नहीं, उसमें मानवीय भूल भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। और यही मुद्दा है कि इन सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि समृद्धि महामार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर कोई अवरोधक नहीं है। वहाँ पर गाड़ियाँ जब चलती है तो गाड़ियों की कोई स्पीड ये नहीं होती। लोग उस लेन में अगर उसी स्पीड से चले तो ही सेफ रह सकते हैं, कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो निश्चित तौर पर अगर आप उस रोड पर जा रहे हैं तो क्या सच में आपकी गाड़ी उस लेवल की है जो वहाँ पर दौड़ पाए? बड़ी गाड़ियों के लिए अलग विषय है, बड़ी गाड़ियों के लिए ये भी विषय है कि बड़ी गाड़ियाँ अपने लेन में ही चले। कई बार ड्राइवर अपने मोड में चलता है, कानों में फोन होता है और कंटिन्यूसली बात करते हुए चलता है, और वो ये नहीं देखता कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। अगर एम्बुलेंस आ रही है तो एम्बुलेंस के लिए किस तरह की जगह बनानी जानी चाहिए, छोटी गाड़ी आ रही है जो गाड़ी ओवरटेक कर रही है उनके लिए किस तरह से पास देना चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चीजों की जानकारी अब तक वहां पर चलने वाले ड्राइवरों के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। ये दुखद है, मगर यही वास्तविकता है। और उसके साथ ही समृद्धि महामार्ग पर जब भी गाड़ियां चल रही है तो वहां पर कोई स्टॉप नहीं है, कोई खाने की चीज नहीं, कुछ नहीं। लोग अपने एक पर्टिकुलर वे से वो निकलते हैं और लास्ट तक वो चलते हैं। उस दिन रात को भी यही हुआ, एक ढाबे पर खाना खाने के लिए गाड़ी रुकी और वहां से रात को 1:30 बजे वो गाड़ी निकली और उसके बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि 25 से 26 लोग बस के अंदर जलकर खाक हुए, सिर्फ 7 लोग उसमें से बच पाए। उसमें एक ड्राइवर और एक क्लीनर बच गए जो कि नींद में नहीं थे, लेकिन जाहिर तौर पर एक ड्राइवर की उसमें मौत भी हुई। अब ये सारी चीजें होती हुए उस बस को अगर प्रॉपरली चलाया जाता और उस बस की स्पीड लिमिट को संभाला जाता तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें नहीं होती और आज वो सारे लोग जिंदा होंगे। उनके परिवार को सरकार ने मदद भी जाहिर की है, 5-5 लाख को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, मगर वो जान वापस नहीं आएगी। और इसके पीछे मुख्य रूप से गलती किसकी है, ये सबसे बड़ी चीज है। अब कुछ मुद्दों पर हम भी नजर डालेंगे कि ये समृद्धि महामार्ग का अकेला मार्ग का ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कई मार्गों पर होता है। एक्सीडेंट आखिर होते क्यों है? देश के केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी ने भी बोला कि मुझे खेद है कि मैं एक्सीडेंट्स नहीं रोक पा रहा हूँ जिस मात्रा में रोके जाने चाहिए। इसके पीछे हम चर्चा आज करेंगे कि क्या मुख्य विषय है, क्योंकि जो बातें अभी मैंने आपको बताई वो सुन तो आप मेरी जुबान से रहे, लेकिन आपके मन में भी ये बातें जरूर आ रही होंगी, क्योंकि हम अपनों की जान को जोखिम में डालना नहीं चाहेंगे। कई बातें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे देश में एक कानून लागू किया गया था, स्पेशली महाराष्ट्र में लागू किया गया था कि 500 मीटर यानी हाईवे से 500 मीटर का जो एरिया है वहां पर शराब या किसी ने भी नशीली चीज को बेचा नहीं जा सकता। बहुत बड़ी बात थी और इसके थ्रू कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कई लोगों के बिजनेस ठप हो गए, मगर उस दरमियान काफी फायदा हुआ लोगों को, क्योंकि उसमें ड्राइवर्स को शराब नहीं मिलती थी, ड्राइवर्स को नशीली चीजें नहीं मिलती थी और वो इतने फ्लुएंटली गाड़ी चला पाते थे जितने की वो पीकर नहीं चला पाए। मुख्य मुद्दा है कि उसके बाद में ये हुआ कि अचानक वो ऑर्डर पीछे वापस ले लिया गया और ऑर्डर वापस लेते ही स्थितियां वो बनी कि फिर एक बार सारे बार शुरू हो गए, सारी जगह शुरू हो गई। ढाबों पर नशीली पदार्थों को बेचने के लिए कोई परमिशन नहीं होती, उसमें रोक होती है, मगर ये बिना रोक टोक की भी मिल जाती है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो हाईवे से सटे हुए ढाबे हैं
जो होटल्स है वहां पर शराब की बिक्री होती कैसे है? जाहिर सी बात है, रात को अगर 1:30 बजे वहां पर सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है तो ये बहुत बड़ी चीज है और उसके लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये जाहिर सी बात है समुद्री महामार्ग पर देखी नहीं जाती, मगर स्पीड ब्रेकर जो होते हैं रोड पर वो भी कई बार परेशानी का सबब बनते हैं। स्पीड ब्रेकर जो होते हैं तो वो स्पीड ब्रेकर्स इतनी भयानक स्थिति में वो चलते हैं कि गाड़ी अगर 100 की स्पीड से रही है और बीच में अचानक से रात के समय लाइट पड़ने पर स्पीड ब्रेकर दिख जाए तो ड्राइवर का हड़बड़ाना आम बात है और उसके बाद नियंत्रण छूटकर उस गाड़ी का एक्सीडेंट होना भी आम बात है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से हो भी रही है, मगर वो अभी भी कई जगहों पर है जिसके माध्यम से वो लोग ये करते हैं। सर एक चीज आपको पूछना है कि हम रोड पर चलते हैं उसके लिए सारी सहूलियतें तो गवर्नमेंट ने दी हुई, समृद्धि महामार्ग पर स्पेशली वो देखी जाती है जिसमें एम्बुलेंस हो गया, हॉस्पिटल की सुविधा होगी, एम्बुलेंस की सुविधा होगी, डॉक्टर की सुविधा होगी, पुलिस की सुविधा होगी। ये कहाँ कहाँ और होनी चाहिए आपके हिसाब से? ये तो पूरे भारत देश में होना चाहिए, लेकिन समृद्धि मार्ग जो नया बना है इस विषय में तो एक उनका कोई ना कोई वहाँ अधिकारी रह के जो भी गाड़ी जाती है उसको बताना चाहिए कि इस रोड पे किस पोजीशन से चलना चाहिए, कौन से रूट से चलना चाहिए। वैसे देखा जाए जो बड़ी गाड़ी हेवी व्हीकल होती है ट्रेलर, उन्होंने लास्ट लाइन में चलना चाहिए, वो भी फर्स्ट लाइन में चलते हैं और वो लेफ्ट साइड से जो रॉन्ग साइड से कोई कार वाला ओवरटेक करता है वो लेफ्ट जाता है तो 100% एक्सीडेंट होना ही होना है। ये कोई भी उस गाड़ी को नहीं संभाल सकता, यही वहाँ बताने की जरूरत है। जो भी अधिकारी कोई रहेगा उनको बताना चाहिए भाई हेवी व्हीकल है, तेरे को तीसरे लाइन में लास्ट लाइन में चलना चाहिए। यदि तेरे को गाड़ी पहले खड़ी करना है तो पहले कुछ एक धरला पहले से इंडिकेटर देना चाहिए तो वो गाड़ी लेफ्ट साइड में आके साइड में खड़ी है। साइड में भी ऐसी जगह खड़ी होना चाहिए कि जहाँ पे जगह हो, बाद में वो गाड़ी खड़ी किया तो उसको रिफ्लेक्टर लगे, कोई ऐसी चीज लगे कि एक कुछ दूरी से वो गाड़ी वाले को दिखना चाहिए कि नहीं भाई कोई गाड़ी सामने खड़ी है, कोई ब्रेक डाउन है, तब वो गाड़ी उसके ऊपर आके गिरे ना, गिर गई तो कुछ हादसा होने की संभावना जरूर है। ये सब बताने की जरूरत है। ये सब बताएंगे तो 100% एक्शन में बहुत कुछ कमी आ जाएगी। बिल्कुल, आपकी बातों से एक चीज मुझे भी याद आई और निश्चित तौर पर उसका जिक्र यहाँ पर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रक, ट्रेलर, ये सारी चीजें जो होती है इन्हें पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना होता है और ये उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब निकलता है। हर बार ड्राइवर की गलती खुद होकर भी ना हो तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन भी उसके लिए जिम्मेदार है। अब आप कहेंगे ये कैसा, प्रशासन भी उसमें क्या लेंगे जब एक जगह से माल उठाए दूसरी जगह माल पहुंच रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें टाइम पीरियड की और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा हो रही चीजों की। सबसे महत्वपूर्ण बात आरटीओ की बात, किस तरह से आप भी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आरटीओ की क्या परेशानी होती है आपको? इस विषय में तो बताने के लिए बहुत कुछ है। इसके बारे में हमने गडकरी साहब को लेटर भी दिया हुआ है। जगह जगह आरटीओ खड़े होते हैं। एक गाड़ी वाले का जब आरटीओ खड़ा होता है किसी गाड़ी वाले की जाने की हिम्मत होती नहीं है। वैसे आपके पास से जाएंगे 2000 का चालान मारेंगे क्या 20,000 का मारेंगे या 50,000 का होगा, इसलिए अगला वहीं पे रुकता है। आरटीओ जाने तक गाड़ी खड़ी हो जाती है, 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा गाड़ी खड़ी होती है। बाद में जब आरटीओ निकलता है तो उसको टाइम कवर करना होता है। वो टाइम कवर करने के चक्कर में वो गाड़ी भगाता है, उस कारण हादसे बहुत ज्यादा होते हैं। ये सरकार को सोचने की जरूरत है। इस विषय हमने कई बार बोला हुआ है। तो ये करप्शन, ये एक्सीडेंट का बहुत बड़ा जरिया है। जगह जगह पुलिस खड़ी हो जाती है, गाड़ी खड़ी होती है तो कितनी 50 गाड़ी की लाइन लगती है, उसके तरफ कोई देखने वाला नहीं है। तो उसमें जो टाइम खराब होता है तो वो अगले ड्राइवर को टाइम कवर करना होता है। पता चला कि कल की नाइट वो जगह हुआ है लेकिन पुलिस वाले के चलते देख रहा है बार बार उठ के गाड़ी पुलिस साहब गए कि नहीं गए कि नहीं। अब जाऊंगा तो 20,000 का साइन मारेगा, 2,000 का मारेगा, कितने मारेगा, जाएगा तो सीट चिल्लाएगा। ये सब चीजें ड्राइवर को देखना होता है और इसी इसमें हादसे ज्यादा होते हैं। ऐसी कई चीजें हैं। मैं गडकरी साहब को एक लेटर दिया हुआ है और इन्होंने जैसे एक्सीडेंट होते हैं तो बड़े बड़े जानकार लोगों से राय लेते भी है, पढ़े लिखे भी होते, इनको उतना अनुभव नहीं होता है। तो इन्होंने साहब ने एक बार जो ट्रांसपोर्टर है बड़े बहुत पुराने लोग हैं उनसे इन्होंने कुछ जानकारियां लेनी चाहिए। इस वजह से एक्सीडेंट कम होने में मदद जरूर मिलेगी। निश्चित तौर पर ये एक अच्छी बात इन्होंने कही कि एक मेल मिलाप होना चाहिए, एक चर्चा होनी चाहिए इस विषय पर कि आखिर ये एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं। देखिए समितियां बहुत सारी बनती है निश्चित तौर पर, उनका रिजल्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब सारे लोग अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तो नहीं चलेगा निश्चित तौर पर। अब वो लोग वहां पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जो लोग उस रास्ते पर चलते हैं, जिनका दिन रात का काम एक ही है कि वो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, उनसे भी इन परेशानियों को पूछा जाना चाहिए कि भाई साहब आपको ऐसी क्या परेशानी है, आपके कितने बार एक्सीडेंट्स हुए, आपकी कितनी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हुए, और अगर आपने वो एक्सीडेंट देखे तो उसमें गलती एग्जैक्टली किसकी रहती है।
क्या वो प्रशासन की रहती है, क्या वो रोड की रहती है, क्या वो गाड़ी चलाने वाली की रहती है, या फिर गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाली की रहती है। निश्चित तौर पर ये चारों पांचों चीजों का ठीक तरीके से अध्ययन होना भी उतना ही जरूरी है। एक महत्वपूर्ण चीज हो, हम जब बात करते हैं समृद्धि महामार्ग की, क्योंकि आज सबसे बड़ा चर्चा में वही विषय है कि समृद्धि महामार्ग पर जिन लोगों की डेथ हुई, जिन लोगों को प्रशासन द्वारा मदद भी मिली, जिन लोगों को जो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, अपने आप्तजनों से नहीं मिल पाए, उनको अगर थोड़ा साइडलाइन कर दिया जाए तो क्या उसमें ड्राइवर की गलती थी? जाहिर तौर पर ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और सारी चीजें हुई है, मगर जहां पर ये गाड़ियां खड़ी रहती हैं वहीं से अगर सारी चीजों की चेकिंग हो जाए तो क्या गलत है? ऐसा भी कहा गया कि उसका एक्सेल टूटा, ऐसा भी कहा गया वो किसी डिवाइडर से टकराई, ये भी कहा गया कि ड्राइवर शायद झपकी लगी होगी, कई चीजें हो सकती है, मगर इन सारी चीजों में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये सारी चीजें होती ही क्यों है? अगर इतनी बड़ी बस इतने बड़े लोगों को अगर लेकर जाएगी तो उसके फिटनेस सर्टिफिकेट का क्या महत्व रहता है? उस गाड़ी को क्या रोज हर बार टूर पर निकलने से पहले देखा नहीं जाता? उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है या नहीं? क्या आरटीओ इसके बारे में सजग है या नहीं? इसके अलावा आरटीओ जिस तरीके से उन गाड़ियों को चेकिंग करके रोड पर निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें क्यों नहीं कराई जाती? नागपुर से जहां तक मुझे अंदाजन मैं बता रहा हूँ, जहां तक 200 से 500 बसेस नागपुर से रोज निकलती होगी अलग अलग जगहों की। इन बसों को महीने में एक बार अगर चेक किया गया और गलत बसों को डिटेन किया गया, निश्चित तौर पर ये जो हादसे होते हैं, ये हादसे हो सकते हैं। दोस्तों 26 लोग जब जलकर मरे तब सब लोग जागे, मीडिया भी उस वक्त जहां से वो बस शुरू होती है, किस तरह की वो बस होती है, यहाँ से लेकर तो ये बस किसके नाम पर थी, किस तरह से हुआ, उसका ग्राफिक्स के जरिए दिखाने तक सारी चीजें मीडिया ने की, मगर उसके बाद में उनकी देखा देखी आरटीओ विभाग भी कार्यरत हुआ। उन्होंने भी अपनी सारी चीजें सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया, गाड़ियां कहाँ खड़ी रहती है, उन गाड़ियों का सारा सेटअप है क्या नहीं, उन गाड़ियों में सारी सुविधाएं है कि नहीं, ये सारी चीजें तो सब अपनी जगह पर धरी की धरी 4 महीने बाद 2 महीने बाद रही जाएगी, क्योंकि ये फिर से उसी मोड में चला जाएगा। लेकिन जरूरत है कि हम जब अपने उन बसों में भेजते हैं और वो लोग जल्द पहुंचने चाहिए और सही तरीके से पहुंचने चाहिए, इसके लिए हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि इन जैसों इतने बड़े एक्सीडेंट को होने के बाद ही हम लोग क्यों जागते हैं? क्या प्रशासन और साथ ही साथ ये जो बस मालिक है, इन लोगों की इतनी जिम्मेदारी बनती है कि यार आप लोग जाइए और उन चीजों को कम से कम चेक तो कीजिए। अगर ये चेक करने से अगर 10% एक्सीडेंट भी बचते हैं और नहीं होते तो निश्चित तौर पर ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि रास्ते पर चलते हुए का मालिक तो ऊपर वाला ही होता है, मगर उसकी सावधानियां बरतना तो हमारे हाथ में होता है, और निश्चित तौर पर ये लोगों ने जरूर करना चाहिए। एक मुख्य मुद्दा यहाँ पर और था कि जब इन ड्राइवरों की स्थितियां होती है, जाहिर सी बात है ये तो बस की बात अलग है, मगर जो ट्रक चलते हैं, जो ट्रेलर चलते हैं, जो बड़े वाहन चलते हैं, इनका एक्सीडेंट होने के बाद कई बार ऐसा होता है कि उनको उतनी फैसिलिटीज उनके परिवार को नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर होता है, उनकी भी अपनी परेशानी होती है, उनकी अपनी मजबूरियां होती है, चाहकर भी उतना पैसा नहीं दे पाते, क्योंकि धंधे में घाटा आने के बाद हर कोई डूब जाता है। उन रास्तों पर चलने के लिए टोल दिया जाता है, जो एक अमाउंट होती है जो फिक्स होती है, आप जिस भी रास्ते पर चलना चाहें उस रास्ते पर पहले आपको पैसे भरने पड़ते हैं, उसके बाद में ही ये सारी चीजें उपलब्ध होती है। तो क्या वो उन ड्राइवरों के लिए वहां पर कोई पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस नहीं करा सकती? और अगर समृद्धि महामार्ग पर ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा हर रास्ते पर भी होनी चाहिए। रोड के इसमें उन ड्राइवरों के लिए या फिर उनकी जान जाती है या फिर उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। हमारे साथ यूनियन के भी व्यक्ति मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या ये काम कारगर साबित हो सकता है ड्राइवरों के लिए? क्या उनको अगर कुछ फंड मिल जाए, उसके इंश्योरेंस मिल जाए तो क्या ये उनके लिए फायदेमंद होगा? जरूर ये होना चाहिए ड्राइवर के लिए। मोटर लाइन जो है एक रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, इसके तरफ सरकार का ख्याल होना बहुत जरूरी है, और ये जब सविस्तर चलेगा तो इससे देश का बहुत कुछ फायदा होगा। इसमें ज्यादातर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ड्राइवरों के बारे में कोई सोच नहीं रहा, गाड़ी मालिक पीछे जा रहे हैं, एक्सीडेंट में कोई ख्याल नहीं दे रहा है, ऐसे कई चीजें। मैं इस विषय में मेरे 7 प्रश्न में दिया हुआ हूँ, ये 7 प्रश्न का यदि अमल हो तो पक्का एक्सीडेंट कम होने की चांसेस है। बताइए। ये 7 विषय जो है, पहला विषय है अपने देश में एक देश एक कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून होने से गाड़ियां रास्ते में बॉर्डर पे दिन नहीं टूटेगा, उसको से ड्राइवर टाइम से गाड़ी पहुंचाएगा, ड्राइवर की नींद पूरी हो पाएगी। इस विषय में एक देश एक कानून की होना चाहिए। अपने ही देश में यहाँ से गाड़ी जब जैसे मध्य प्रदेश जाती है तो मध्य प्रदेश बॉर्डर पे गाड़ी पे 6-6 घंटा कभी कभी रात भर गाड़ी खड़ी हो जाती है।
या दिन दिन भर गाड़ी खड़ी हो जाए, तो वो ड्राइवर को गाड़ी टाइम पे पहुंचाना होता है, तो कैसे पहुंचाएगा? फिर वही नींद में झपने में ऐसी गाड़ी चला के चलता है, वैसे कहीं हादसे का शिकार बन जाता है। यही ख्याल देने की जरूरत है। दूसरा बात यह है, अपने देश में आरटीओ और पुलिस करप्शन, आरटीओ पुलिस कमिश्नर एक बंद हो जाना चाहिए। ये बंद होने से ये भी एक हादसे का शिकार है। ऐसा हादसा होता है कि जो 4-4 घंटा जो लगाते हैं इस विषय में, गाड़ी वाले का टाइम टूटता है, गाड़ी वाला टाइम टूटता है तो हड़बड़ा के गाड़ी चलाता है और लेट गया तो सेठ उसके ऊपर चिल्लाता है। ये सेठ को भी 80,000 लाख रुपए 1,10,000 20,000 ऐसी इंस्टॉलमेंट देनी होती है, तो गाड़ी लेट जाने से सेठ ड्राइवर को बोलना ही बोलना है। इस विषय में भी ख्याल देने की जरूरत है। अपने देश में किसी भी रोड पर कोई भी नशेड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। पहले गडकरी साहब ने अच्छा काम किया था कि पूरे रोड के जितने ढाबे थे सब में दारू या जो भी नशे वाली चीज नहीं मिलना, ये तय किया था। बाद में इनको कितना क्या गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है मालूम नहीं है, लेकिन इसके वजह से कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके तरफ इनका ख्याल नहीं। कई गरीबों के घर उजड़ रहे हैं, इसके तरफ भी इनका ख्याल नहीं। ये क्यों ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, ये समझने की बहुत जरूरत है। तो ये नशेड़ी चीज एकदम बंद होना चाहिए। इसमें कई लोगों के घर नहीं उजड़ेंगे और मोटर बराबर चलेगी, यही मैं बोलता हूँ। चौथा प्रश्न है, अपना भारत देश पूरा ब्रेकर मुक्त होना चाहिए। किसी स्कूल के पास में यदि ब्रेकर होते, गाड़ी उधर से पीछे या हाई स्पीड आ गई, एकदम से ड्राइवर को ब्रेकर दिख जाता है, तो इतना हेवी गाड़ी ब्रेक से तो रुकती तो नहीं है, लेकिन वहां जरूर ब्रेकर पे जाने के बाद वो अनबैलेंस हो जाती है, तो वहां पे भी हादसा होने की शक्यता है, एक हादसा हो सकता है, ये कन्फर्म है। और 5वीं बार मैं बताना चाहूंगा, अपने भारत देश में हर 100 किलोमीटर के अंतराल में पुलिस सहायता केंद्र होना जरूरी है, ना कि वो एंट्री के लिए खड़े हो। एंट्री के लिए नहीं, सहायता ये होनी चाहिए कि गाड़ी की मतलब क्यों तकलीफ हो रही है, वो क्यों रोड पे खड़ी है, ये होना चाहिए। और हर 100 किलोमीटर पे एम्बुलेंस भी होना चाहिए। ऐसा यदि हादसा हो जाता है तो तुरंत वो एम्बुलेंस में उस जो पेशेंट हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे क्लीनर हो, चाहे गाड़ी पे बैठी हुई सवारी हो, उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तो इसमें अपन कुछ जाने बचा सकते हैं। ये 5 चीज है। 6वीं चीज ये है, भारत देश में किसी भी शहर में नो एंट्री नहीं होना चाहिए और हर शहर में बाईपास होना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से जो गाड़ी आती है, जाहिर सी बात है बाईपास से अगर गाड़ी गुजरी तो शहर के ट्रैफिक से वो दूर से जाएगी और ज्यादा परेशानी नहीं। और उसमें ये होता है, जब जैसे दिन भर नो एंट्री रहती है तो दिन भर ड्राइवर को खड़ा होना होता है, फिर रात में उसको गाड़ी डालना पड़ता है, फिर रात में ही गाड़ी बाहर निकालना पड़ता है, तो उसका नींद होता ही नहीं, फिर रोड पे चलेगा वही एक्सीडेंट वाली शिकार। नींद तो सब लोगों को लागू है, नींद लेना ही पड़ेगा, तभी गाड़ी तुम्हारी सही चल पाएगी। साथ ही बात ये, अपने देश में जितने भी ड्राइवर भाई हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही उनकी LIC पॉलिसी होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही मोटर लाइन आगे चलती है और अपने देश को कमा के दे देंगे। जब लाइसेंस बनता है उसी टाइम में उसकी कम से कम 10 लाख की पॉलिसी होना चाहिए, चाहे वो सरकार दे, चाहे मोटर मालिक दे, चाहे कोई भी दे, लेकिन वो पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। यदि किसी गरीब का यदि एक्सीडेंट हो जाता है, उसका हाथ पैर टूट जाता है, जीवन भर वो एक जगह बैठा है, उसको पैसा कोई मिलता नहीं है, तो वो क्या करे? तो उसको एक ऐसी यदि पॉलिसी मिल जाए तो कोई भी छोटा सा कुछ बिजनेस चालू करके कुछ करके अपना परिवार वो चला सकता है। ये बात जरूरी है। 10 लाख का मेडिक्लेम पॉलिसी होना, 10 लाख की LIC पॉलिसी होना चाहिए और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम होना चाहिए। यदि छोटा मोटा कुछ हादसा हो जाता है, उसको चोट आ जाती है, तो उसको मेडिक्लेम होना चाहिए। ये मेरा कहना है। निश्चित तौर पर ये जो बातें जिन्होंने बताई, ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए भी, जो आम आदमी उस रास्ते पर चलता है उनके लिए भी कारगर साबित है। टैक्स तो सबको मिल ही रहा है, उसको कोई दो राय नहीं है, और हर कोई टैक्स देकर भी उस रोड पर चल रहा है, मगर उनको थोड़ी सी सहूलियतें मिल जाए, थोड़ी सी सुरक्षितता मिल जाए, थोड़ा सा फायदा मिल जाए उन चीज़ों का, तो गलत उसमें क्या है। निश्चित तौर पर आज जो हमने बातें आपको बताई वो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि समृद्धि महामार्ग आज चर्चा में इसलिए है कि वो एक्सीडेंट्स का माध्यम बन रहा है। चर्चा में इसलिए होना चाहिए था क्योंकि वो देश की समृद्धि में, नागपुर की समृद्धि में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और उसकी वजह से समृद्धि आ रही है, ये उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उसके लिए आपको, हमको और प्रशासन को, सभी को उसमें प्रयत्न करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे ही प्रयत्नों से वो एटमॉस्फेयर बदल सकता है, वो सिनेरियो बदल सकता है, और हमें अच्छे रास्ते पर अच्छी तरीके से चलने का एक नया तरीका भी समझना बहुत जरूरी है। अगले विषय में, अगले एपिसोड में नए विषय और नए बातों के साथ, नए व्यक्ति के साथ फिर एक बार हम हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हैं।